योग दर्शन की 109वीं कक्षा। प्रथम समाधिपाद चल रहा है और समाधिपाद के अंतर्गत हम लोग 41वें सूत्र को देख रहे थे और ये 41वां सूत्र कल पूरा हो गया था। यदि इस 41वें सूत्र में से किसी को कोई बात समझ में ना आई हो, आप लोगों ने घर पे जाकर पढ़ा होगा, देखा होगा, कोई बात समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, किसी का कोई प्रश्न है? जिन जिनके वीडियो ऑन है वो वीडियो बंद कर लीजिए। हाँ, विजय लक्ष्मी माता जी, आप बताइए आपका क्या प्रश्न है? आचार्य जी, इस सूत्र का अर्थ अगर हो सके तो बता दी एक बार। सूत्र का अर्थ ठीक है, देख लीजिए। जी धन्यवाद। हाँ, सूत्र है क्षीण वृत्तेरभिजातस्येव मणेर ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदंजनता समापत्ति ही। समापत्ति की बात चल रही है कि समापत्ति किसे कहते हैं। तो उसके लिए पहला शब्द आया क्षीण वृत्तेः। ये चित्त की उस स्थिति को कहा जा रहा है जहां वृत्तियां क्षीण हो गई हैं, अधिकांश रूप में क्षीण हो गई हैं, यानी चित्त एक प्रशांत वाहिता स्थिति में है, ऊंची एकाग्रता की स्थिति है। तो उस समय मन में क्या चल रहा होता है? अभिजातस्येव। अभिजात किसको कहते हैं? एकदम जो स्वच्छ है, और वो क्या है? मणि, स्वच्छ मणि के समान। इव, इव शब्द है, इव का मतलब होता है समान, जैसा, स्वच्छ मणि के समान। तत्स्थ तदंजनता, उसमें स्थित होकर उसी के जैसा दिखता है। जैसे मणि के सामने कुछ रख दें तो मणि भी बिल्कुल वैसा ही दिखने लगता है, उसी वस्तु का के जैसा। तो वैसे ही हमारा जो मन है वो भी तत्स्थ, उसमें स्थित होकर तदंजनता, उसी के स्वरूप जैसा दिखने लगता है। और किसके स्वरूप जैसा? तो उसके लिए 3 शब्द बताए थे, ग्रहित्री, ग्रहण और ग्राह्य। यदि ग्रहित्री सामने आएगा यानी आत्मा सामने आएगा चित्त के, तो हमारा मन बिल्कुल ऐसा ही दिखने लगेगा, आत्मा के जैसा। मन के सामने ग्रहण आएगा यानी इंद्रियां आएंगी, तो भी मन बिल्कुल इंद्रियों के जैसा ही दिखने लगता है। और उसके सामने यदि ग्राह्य आएगा, कोई भी वस्तु आ जाए, फिर उसके सामने सूक्ष्म भूत आए या स्थूल भूत आए, तो मन उन्हीं के जैसा दिखने लगता है, उन्हीं के जैसा भासित होता है। इसी पूरी प्रक्रिया का नाम समापत्ति है। बात समझ में आई माता जी? जी आचार्य जी, धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, ठीक है। मीरा, आप बताइए। आचार्य जी थोड़ा भाष्य को दिखाइए, वहां पर थोड़ा कुछ हाँ, ठीक पूछना था। है। किस स्थान पर? उपाय श्रेय भेदात, यहाँ पर है उपाय उपाश्रय श्रेय। भेदात, ये वाला है ना? हाँ जी, इसका थोड़ा समझ नहीं है। हाँ, ठीक है, देख लीजिए। यहाँ अपनी बात को रखने के लिए ऋषि ने एक पहले उदाहरण रखा, यथा, जैसे स्फटिक मणि जो होता है, जिसकी चर्चा हम कई दिन से कर रहे हैं, जो मणि है, उपाश्रय भेदात, उपाश्रय कहते हैं उसके निकट आ जाने से, उपाश्रय लेने से। जैसे हमने एक आश्रय शब्द सुना है, आश्रय किसी के निकट आ जाना, किसी के पास चले जाना। और भेदात मतलब बहुत बहुत सारी चीजों का आना होता है। जैसे मणि के सामने कभी फूल रख दिया, कभी कोई पेन रख दिया ले जा करके, कभी गुलाब का फूल रख दिया, कभी गेंदे का रख दिया, तो ये भेद है, उपाश्रय के भेद हो गए, ये निकट आने के बहुत सारे भेद हो गए। तत् तत् उपोपरक्त, तत् तत् माने उस उसके साथ उपरक्त होता है, वो जुड़ता है। उपाश्रय रूपाकारेण, और जो चीज पास में आई है, जिसका उपाश्रय लिया है, उसी के रूपाकारेण, उसी के रूप जैसा हो जाता है, तदाकार हो जाता है, निर्भासते, वैसा प्रतीत होता है फिर हमको। तो उस स्फटिक मणि के सामने जो उसका उपाश्रय लेता है, जो वस्तु, जितनी सारी वस्तुएं होती हैं, उनसे उपरक्त होती है, तत् तत् उपोपरक्त, उनसे उपरक्त होता है, उपाश्रय रूपाकारेण निर्भासते। और उसी उपाश्रय, जिस वस्तु का उपाश्रय लिया है, आश्रय लिया है, सहारा लिया है, जुड़ा है जिससे, उसी के जैसा निर्भासित होता है, दिखने लगता है। ये उदाहरण रखा और फिर अपने सिद्धांत की पुष्टि की आगे कई सारी बातों को कह कह के, तथा तथा लगा करके।
समझ में आया जी कुछ? आचार्य जी जी स्पष्ट हो गया, धन्यवाद। हाँ ठीक है। किसी अन्य का कोई प्रश्न है इसको लेकर के? चलिए पहले मैं एक बात रख देता हूँ। पहले उससे पहले श्री रुद्रा हेल्थ केयर वाले जो हैं, आप अपना वीडियो बंद कीजिए। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। वीडियो बंद कीजिए अपना। हाँ जी। वीडियो बंद कीजिए अपना। हाँ जी ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, आप लोगों को पहले एक बात बता देते हैं, यदि अभी भी थोड़ा बहुत संशय रह गया हो तो एक उदाहरण आपके सामने रखते हैं। जैसे एक उदाहरण तो ऋषि ने रखा स्फटिक मणि का। स्फटिक मणि के सामने जो भी वस्तु जाती है, वो पहले उससे जुड़ता है, फिर उसका स्वरूप उसमें उतर जाता है, पूरी तरह से समापन्न होता है, और फिर स्फटिक मणि उसी वस्तु के जैसा दिखने लगता है। ये एक उदाहरण था। एक उदाहरण मैंने आपके सामने रखा था दर्पण वाला। दर्पण का सीधे सीधे अपना कोई वैसा स्वरूप नहीं होता। उसके सामने जैसी वस्तु जाती है, उपाश्रय लेता है, उपरक्त होता है जिस वस्तु से, तो उसका स्वरूप दर्पण में उतर जाता है। फिर वो दर्पण वैसा ही दिखने लगता है उस वस्तु के जैसा। एक और उदाहरण है। आप लोगों ने खूब देखा होगा कहीं किसी स्थान पे, यदि लोहार की दुकान पे कभी गए हों, या यूट्यूब वगैरह पर आजकल वो चीज़ें खूब दिखती हैं कि वो बहुत गर्म करके अग्नि, मतलब बहुत तीव्र गति से अग्नि जलाता है लोहार कोई। और उसमें क्या करता है, लोहे का कोई गोला, लोहे का कोई टुकड़ा या कोई भी वस्तु डालता है अग्नि में। पहले अग्नि का टेम्परेचर जो है बहुत हाई करता है, बहुत ऊंचा करता है, बहुत भयंकर अग्नि होती है। तो सबसे पहले क्या करेगा, मान लीजिए ये अग्नि है, ये वाली, ठीक है। इसके पास कोई वस्तु ले जाएगा, ये लोहे का एक गोला ले गया, ऐसे करके इससे उपरक्त हुआ, जुड़ा इससे। जुड़ने पर क्या होता है, फिर समापन्न होता है। समापन्न में क्या होता है, अग्नि इसके भीतर प्रविष्ट होती है और ये अग्नि में प्रविष्ट होता है, दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, समापन्न होते हैं, अच्छी तरह से एक दूसरे को प्राप्त हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, तदाकार निर्भासते, एकदम तदाकार हो जाते हैं। तदाकार कैसे हो जाते हैं कि लोहे के गोले को यदि बाहर निकालें तो बिल्कुल अग्नि जैसा ही दिखाई देने लगता है वो। अपना स्वरूप क्या होता है लोहे का, लोहे जैसा होता है। लेकिन अग्नि के भीतर जैसा ही गया तो ना तो अग्नि का ही पता चलता, ना फिर लोहे का ही पता चलता है। मतलब दोनों का स्वरूप तदाकार एक दूसरे में घुल मिल जाता है। ये उदाहरण भी हम बाहर से ले सकते हैं, लेकिन इस उदाहरण में जितनी चीजें हमारे सिद्धांत से घटित होती हैं उतनी लेनी है। तो ऐसे कितने सारे उदाहरण हम अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं। लेकिन ये जो पूरी चर्चा चल रही है, ये समापत्ति की जो बात हमने की यहाँ पर, ये संप्रज्ञात समाधि की बात है। ये व्यावहारिक जीवन में जो उदाहरण छोटे मोटे दिखने में आते हैं, वो तो थोड़े अंशों में घटते हैं। वहां भी समापत्ति हल्के हल्के अंशों में चलती रहती है। जैसे समाधि होती है, समाधि भी हमारी दैनिक जीवन में चलती रहती है। समाधि चित्त का ही तो धर्म होता है। समाधि का मतलब समाधान होना, बोध होना, ज्ञान होना कहीं से भी, वो समाधि है। अब जैसी चित्त की स्थिति होगी वैसी समाधि होगी। चित्त की क्षिप्त अवस्था होगी तो समाधि कैसी होती है, बहुत हल्की सी होती है, हल्का हल्का ज्ञान हो पाता है, हमको बोध हो पाता है, क्योंकि चित्त में चंचलता बहुत है। चित्त की मूढ़ अवस्था है तो बोध बहुत कम हो पाता है, समाधि बहुत कमजोर होती है उस समय। और यदि चित्त की विक्षिप्त अवस्था है तो उस समय एकाग्रता कुछ ज्यादा होती है, चंचलता कम होती चली जाती है। तो समाधि कैसी होती है हमारी, समाधि कुछ अच्छे स्तर की हो जाती है, थोड़ी सी बोध ज्यादा होता है, अच्छे से चीजों को जान पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं। अब जब चित्त बहुत एकाग्र स्थिति में जाता है तो समाधि कितनी अच्छी होती है, बहुत शानदार होती है हमारी समाधि। वहां गहरी वस्तुओं के, सूक्ष्म वस्तुओं के बोध कर पाते हैं, साक्षात्कार कर पाते हैं। और जब चित्त की वृत्तियां बिल्कुल रुक जाती हैं, चित्त एक निरोध स्थिति में पहुंच जाता है, तब तो साक्षात्कार और भी सूक्ष्म वस्तुओं के होते हैं। और सबसे सूक्ष्म वस्तु तो परमात्मा ही है फिर, तो उसका साक्षात्कार होता है। तो ये सारी चर्चा जो चल रही है, ये संप्रज्ञात समाधि की चल रही है, जहाँ ऊंची एकाग्रता है। वहां तीन विषय होते हैं, ग्रहित्री, ग्रहण और ग्राह्य। ये तीनों विषयों को आधार बना करके हमारे चित्त में कुछ स्थितियां बन रही होती हैं, चित्त बिल्कुल उन्हीं के जैसा दिखने लगता है। इसी प्रक्रिया का नाम समापत्ति होता है। तो ये समाधि की बात है, ये दैनिक जीवन की बात नहीं है कि जो हम व्युत्थान काल में जो भी हमारे साथ घटित हो रहा होता है उनको नहीं लेंगे इसमें।
लेने को ले सकते हैं, बहुत कम अंशों में घटित होगा, लेकिन हमेशा ऐसा होता भी नहीं है। तो चलिए ये सूत्र पूरा हो गया, लेकिन ऐसे ही यदि विषय चलता रहेगा तो मुझे लगता है कि मुझे पता भी नहीं चलेगा कि आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं। मेरी भी एक जिम्मेदारी है आप लोगों के प्रति, और वो जिम्मेदारी क्या है, मैं भी आपसे पूछूं। यदि मैंने 100 किलो कैलोरी ऊर्जा यहाँ से खर्च की है तो 10-20 किलो कैलोरी तो आपकी भी खर्च कराएंगे यहाँ से। तो मैं आप लोगों के नाम लूंगा और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपको क्या समझ में आया। अब कक्षा छोड़िएगा मत, क्योंकि पूछने के नाम पे फिर कब कक्षा छोड़ते हैं लोग। तो सबसे पहले अनीता मीणा माता जी, आप ही बताइए मुझे, ये ग्राह्य शब्द का मतलब क्या है? ये ग्राह्य शब्द आया था। अनीता माता जी बताइए। हो सकता है अनुकूलता ना हो। जी आचार्य जी। बताइए ग्राह्य का मतलब क्या है यहाँ पर। आचार्य जी किसी और से पूछ लीजिए ना, अभी ठीक है। ध्यान से नहीं पढ़ा मैंने। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, सागर जी बताएंगे। ओम। नमस्ते भैया। नमस्ते जी। जी, आपने ग्राह्य का पूछा भैया। ग्राह्य का अर्थ आपने ये बताया था कि जिसको ग्रहण किया जाता है, जैसे कि सूक्ष्म वो है ना, वो उसके बारे में। अच्छा जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे राजकुमारी माता जी हैं, आप बताइए उपरोक्त का मतलब क्या होता है। ये उपरोक्त शब्द कई बार आया इस व्यास भाष्य में। उपरक्त मीन्स जोड़ी होना, क्या? उपरक्त शामिल होना। शामिल होना, जुड़ जाना। हाँ, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम सही बताया है। धन्यवाद धन्यवाद आचार्य। हाँ जी। और दीपक राणा जी, आप कुछ बता पाएंगे यदि अनुकूलता हो तो। हाँ जी आचार्य जी। हाँ जी, आप एक शब्द का अर्थ बताइए इसमें। समापन्नम शब्द है, समापन्न, इसका मतलब क्या है? पन्नम मेरे को अच्छे से याद तो नहीं आ रहा। थोड़ा प्रयास करके देखिए, थोड़ा पन्नम जैसे कि एक रूपता हो जाना किस चीज को। नहीं, वो तो आगे है, वो स्वरूपाकारेण में आएगा वो तो। अरे फिर नहीं बता पाऊंगा आचार्य जी आज। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए औरों से पूछ लेते हैं। संतोष मदान माता जी, आप बताएंगे ये समापन्न का मतलब क्या है? संतोष माता जी। हाँ जी आचार्य जी। जी बताइए, समापन्न का तात्पर्य क्या है? भूत सूक्ष्म समापन्नम। केवल समापन्न का मतलब बताना है। यार समझ आचार्य जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल। देखिए भगवान जी आपको देख रहे हैं सबको। मैं कल से कई बार एक बात कह चुका हूँ, यदि किसी को कोई बात समझ में ना आई हो तो आप पूछ लीजिए, आराम से पूछिए। और मुझे लगता है ये समापन्न शब्द, उपरोक्त शब्द और स्वरूपकारण शब्द मैंने कल से लेकर या परसों से लेकर 15-16 बार दोहरा दिए होंगे, और भी ज्यादा ही। और यदि नहीं बता पा रहे हैं तो इसका मतलब या तो मेरे बताने में कमी है, मैं ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ अपनी बात को, आप तक पहुंचा नहीं पा रहा हूँ, या हो सकता है। माता जी रुकिए, बात पूरी नहीं हुई, मेरी बात पूरी थोड़ी हुई है, पूरी बात सुनते हैं पहले। या हो सकता है बीच में कुछ कनेक्शन खराब हो, माध्यम ही खराब हो कि आप तक मेरी बात ही ना पहुंच रही हो। या एक तीसरी समस्या ये हो सकती है कि आप ठीक से समझ ना रहे हो, आप ध्यान ना दे रहे हो। ये तीन ही तो बातें हैं। या तो मैं ठीक से समझा नहीं पा रहा अपनी बात को, मेरी भाषा कठोर हो, या कमजोर हो, या बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ मैं। दूसरा, या तो नेटवर्क की कोई समस्या हो, बीच में कोई माध्यम खराब बन रहे हो, शोर होता हो आपकी ओर। या तीसरा, आपका ध्यान यहाँ ना हो। अब आप देख लीजिए, मैं प्रयास करूंगा, यदि मेरी कमजोरी है तो मैं और थोड़ा सा अपने आप को संवारने का प्रयास करूंगा और देखूंगा अपने तरीके को कि कहाँ और ठीक हो सकता है। पर यदि नहीं बता पा रहे हैं ना तो फिर
आपको दोष लगेगा इन सब बातों का, देख लीजिए। चलिए और पूछ लेते हैं अन्यों से। रजनीश कपूर जी हैं, आप बताइए समापन्न का तात्पर्य क्या है? नमस्ते जी। नमस्ते जी। जो है नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं जो है बीच बीच पे कभी कभी जुड़ जाता हूँ। अच्छा जी। मैं नियमित जुड़ूंगा, मैं क्या हुआ था बाहर, हाँ तो अब मैं जुड़ूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, सही है, मैं समझ गया। सुनीता मेहता माता जी, आप बताएंगे? समान रूप से अपने आप को प्रस्तुत करना। समान रूप से? हाँ मतलब सिमिलरली, आमने सामने जैसा है। कैसे, एक बार समझाएंगे उदाहरण से कि जो चर्चाएं चल रही थी वहां से समान रूप से कैसे होता है? जैसे गुलाब को स्फटिक मणि के सामने रखो तो उसमें गुलाब का ही आभास होता है। वो आभास होता है, वो तो आगे आएगा, निर्भासते शब्द है उसके लिए, तो स्वरूपाकारेण निर्भासते। अभी समापन्न का मतलब? जैसे दर्पण के सामने नहीं बैठ जाएं तो वैसे ही उसकी क्या नाम है अनुभूति होती है और हमें सब मीना कुछ माता दिखाई जी, देता है। मीना माता जी रुकिए तो सही, अभी आपका नाम नहीं लिया था, नाम लेंगे तो आप बोलिएगा। जी सुनीता माता जी। हाँ जी। जी हाँ, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मेरे को फिर इसके अलावा अभी समझ नहीं आया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए अब बताइए मीना माता जी। ये जैसे जैसे जैसा आकार होता है वैसा दर्पण के सामने दिखाई देता है। जैसे कि नीचे की चीजें तो हमें सब दिखाई देती हैं और ऊपर का जो हम देखते हैं तो हम दर्पण के सामने बैठते हैं तो ये हमारे अपने आकार वो दिखाई देता है। हाँ, उसके लिए स्वरूपाकारेण निर्भासते, ये बात है। मैंने ये पूछा ही नहीं है, मैंने केवल समापन्न का मतलब पूछा है। एक समापन तो समाप्ति भी होता है। नहीं वो अलग है, यहाँ समापन्न क्या है? वो समापन होता है माता जी, समापन, ये समापन्न है, दो न है। वहाँ समापन होता है कि कार्यक्रम का समापन कर दिया जी, अब तो कक्षा का समापन कर दिया, समाप्त कर दिया, वो समापन नहीं, यहाँ समापन्न है, दो न है। अब जिनके हाथ खड़े हुए हैं उनसे तो नहीं पूछेंगे क्योंकि वो याद करके आए हैं, असली पूछना तो समापत्ति और समापन एक ही बात है, अलग अलग है नहीं। समापन हाँ और समापत्ति। हाँ, थोड़ा सा इनमें है समानता, लेकिन यहाँ बताना है अभी केवल यहाँ समापन्न का क्या मतलब था। सुमेधा माता जी, आप बताएंगे? जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते माता जी। मैंने आचार्य जी ऐसे समझा है कि जैसे जो जिसको भी देखता है उसके जैसा, जैसे उसमें जाके मिल जाता है उसके सबमर्ज, मैं तो इंग्लिश में सोच रही थी कि हाँ उसमें जाके मिल जाता है और फिर उसके ही रूप वाला हाँ प्रकार होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम ठीक पकड़ा है आपने। समापन्न, सम्यक रूप से प्राप्ति हो जाती है, उसी में जाकर मर्ज हो जाना। मर्ज शब्द जो है ना अंग्रेजी का, एकदम फिट बैठेगा यहाँ पर, उसी में जाके संयुक्त हो जाता है, मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। सम जी मैं कल आपन्न। से आपसे पूछना चाह रही थी ये सबमर्ज वर्ड यहाँ पे सही रहेगा या नहीं। हाँ हाँ जी बिल्कुल। धन्यवाद। हाँ जी जी अच्छा, ठीक। क्या समाहित होना ऐसे होगा? हाँ ऐसा भी ले सकते हैं, उसी में जाके समाहित हो जाता है, उतर जाता है उसी में हाँ उसका रूप। हाँ हाँ, अब देखिए, जो आप लोग बार धन्यवाद। बार बोल रहे थे कई लोग कि उसके जैसा दिखने लगता है, उसके जैसा भासित होता है, तो उसके लिए तो आगे दे रखा है ना, स्वरूपाकारेण, उसी के रूप जैसा निर्भासते, प्रतीत होता है, दिखने लगता है, उसके लिए आगे वो शब्द दे रखे हैं। चलिए कोई बात नहीं, और आगे पूछते हैं। अरे जी इसमें एक पूछना चाह रही थी कि जैसे नदियों का एग्जाम्पल आ रहा था मन में कि जी जैसे नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती हैं और फिर उस समुद्र जैसी ही लगने लग जाती हैं, वो एग्जाम्पल सोच से हाँ समझ सकता है? हाँ बिल्कुल, पहले जाके उससे उपरक्त होती हैं, जुड़ती हैं, फिर समापन्न हो जाती हैं, उसी को प्राप्त हो जाती हैं, समुद्र को ही, और फिर समुद्र जैसी ही भासित होने लगती हैं।
जी हाँ, मोटा मोटा उदाहरण ले सकते हैं, पूरा तो हाँ, एकदम नहीं जैसे ले आप अभी सकते। बता रहे थे। हाँ हाँ, जी उतना ही हिस्सा लेंगे, थोड़ा थोड़ा ही। जी, धन्यवाद। हाँ, जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी क्षमा चाहती हूँ, इसका ये भी अर्थ निकाल सकते हैं कि जो कुछ हमें ग्रहण करना था वो हमने ग्रहण कर लिया। हाँ, ग्रहण के अर्थ में ही तो है, प्राप्त हो जाना, ग्रहण हो जाना, मर्ज हो जाना। धन्यवाद हाँ, आचार्य जी। ठीक है। अब मैं एक प्रश्न और आप लोगों से करता हूँ। इसमें एक शब्द आया था तत्स्थ। तत्स्थ, तटस्थ नहीं बोल रहा हूँ, तत्स्थ ऐसा शब्द है ये वाला। ये सूत्र में भी था, देखिए ये सूत्र में है ना ऊपर, यहाँ तत्स्थ शुरू में ही ये वाला, यहाँ तत्स्थ तदंजनता। तो तत्स्थ का तात्पर्य बताना है, जिसका मैं नाम लूंगा वो बताएंगे। डॉक्टर अचला माता जी, आप बताएंगे तत्स्थ का मतलब क्या है? जी एकाग्र स्थिति होकर बिल्कुल उसके जैसा एक जैसा हो जाना। नहीं, तत्स्थ केवल इतने शब्द का मतलब बताना है। जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया था, आग में किसी ऑब्जेक्ट को डालते हैं तो वो दोनों एक जैसे हो जाते हैं। नहीं, उसके लिए आगे एक शब्द है, वो अभी पूछूंगा मैं। तो आप जो बता रहे हैं वो अगले शब्द के लिए बता रहे हैं, अभी तो केवल इतने का अर्थ बताना है, तत्स्थ। ठीक है, मेरे को तो इतना ही पता था, आप नहीं, किसी और से पूछ हाँ, लीजिए। कोई बात नहीं, मैं औरों से देख लेता हूँ एक बार। नीति माता जी, आप बताइए। तत्थ का मीनिंग है तेषु थ, उनमें स्थित होकर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। उनमें स्थित। हाँ धन्यवाद जी, लिखा हुआ तो है आगे, कल बताया था। ऋषि की जो शैली है, तत्स्थ को खोला, तत् का मतलब होता है तेषु, और स्थ, स्थ जो है ये आधा हिस्सा, उसके लिए लिखा स्थितस्य, उसमें स्थित होकर के। उसमें स्थित होकर के, किस में स्थित होकर के? चित्त में स्थित होकर के। वो वस्तु पहले चित्त तक पहुंचती है, फिर चित्त में स्थित हो जाती है, उसमें या उनमें स्थित होकर के, ऐसा इसका अर्थ था। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे एक शब्द और है, तदंजनता। तदंजनता, बड़े भैया बताएंगे इसके बारे में, तदंजनता का क्या मतलब है? आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। तदंजनता का मतलब है जी वैसा हो जाना, हाँ, बहुत उसी बढ़िया। के जैसा हो जाना। हाँ, और देखिए इसके लिए एक शब्द और दे रखा है बड़ा प्यारा, तदाकारापत्ति ही। तत् आकार आपत्ति, बिल्कुल वैसा ही हो जाना, उसी के आकार जैसा, तदाकार हो जाना, ये तदाकार आपत्ति या तदंजनता एक ही बात है। जैसे लोहे का गोला आग में गया और आग के जैसा हो गया, इसको बोलते हैं तदंजनता, तदाकार आपत्ति। ये दोनों शब्द एक जैसे हैं, तदंजनता, तदाकार आपत्ति, बिल्कुल एक जैसे, बिल्कुल ऐसा ही दिखने लगता है, उसी के आकार जैसा हो जाता है। शीशे के सामने हम गए, तो जैसा हमारा अपना खुद का चेहरा है, ऐसा ही शीशे जैसा, शीशा भी बिल्कुल वैसा ही दिखने लगता है। ये होता है तदंजनता या तदाकारापत्ति। चलिए ठीक है, बाकी तो इसमें तो क्या ही बचता है। फिर भी एक दो बात और पूछ लेते हैं आपसे, क्योंकि कुछ और पारिभाषिक शब्द हैं। एक शब्द आया था अभिजात। अभिजात बहुत आसान सा शब्द है, कई बार इसका अर्थ बताया था। गीता माता जी, आप बताएंगे अभिजात का मतलब? जी। अति निर्मल शुद्ध। हाँ, बहुत बढ़िया, एकदम सही बताया। अति निर्मल जो होता है, शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है। जैसे हमारे घर में कोई मोती रखा हो, कोई माला रखी हो, अब एक तो होता है रखी रखी खराब हो जाती है, धूल जम जाती है, बेकार हो जाती है तो वो भी मणि, है तो उसमें भी रत्न, लेकिन खराब हो गया है तो अब उसके सामने कुछ भी ले जाके रखें दिखेगा थोड़ी। लेकिन अभिजात होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, निर्मल हो, तभी तो उसमें अपना चेहरा देख पाते हैं हम, या कुछ भी उसके सामने रखें तभी वो अपने स्वरूप को दिखा पाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई मुझे इस पंक्ति का पूरी का अर्थ बताएंगे, अभिजातस्येव मणेः इति दृष्टान्तोपादानम। ये पूरी एक पंक्ति है, चौधरी साहब बताएंगे। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी।
अभिजात यानी कि शुद्ध निर्मल होकर जी जैसा मणि होता है, हाँ जी उसका एक ये उदाहरण दिया, दृष्टांत उपादानम, उदाहरण के रूप में ये इसका लिया जाता है, बताया जा रहा है। हाँ लिया जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। लिया जाता है यथा स्फटिक उपाश्रय, जो स्फटिक मणि, जिसका नाम दिया स्फटिक मणि का उपाश्रय लेकर जी उसमें अभेदात, तो यानी कि उसको उसी तरह का वो जो ऑब्जेक्ट है वो उसी तरह का उसमें प्रतीत होने लगता है, उपरक्त होके, यानी कि उसके साथ जुड़कर वो उसी तरह का उसमें जो है उसका आकार दिखाई देने लगता है। हाँ जी ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने बस इतनी पंक्ति का पूछा था, अभिजातस्येव मणिरिति दृष्टांत उपादानम, कि अभिजात जो है, अभिजात यानी स्वच्छ, मणि ही मणि, स्वच्छ मणि जो है उसका दृष्टांत, दृष्टांत यानी उदाहरण, उपादानम लिया जाता है, यहाँ पर ग्रहण किया गया है। तो ये अब मणि की जो बात थी ये तो उदाहरण है, बाकी सिद्धांत तो कुछ और समझाया गया है। चलिए ठीक है, हो गया ये। तो ये सूत्र तो यहीं पर पूरा होता है। आज 42वें सूत्र को थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर बाकी चर्चा इस पर कल करेंगे। आचार्य जी, इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज और स्पष्ट कर लूं। हाँ जी बताइए ना। ये जो आखिर में आया शब्द समापत्ति जी, तो आपने आपत्ति प्राप्त करना बताया था कल। हाँ जी, इसमें सम शब्द और आया हुआ है। हाँ जी, तो अगर हम इसको थोड़ा सा संधि विच्छेद करेंगे तो सम और आपत्ति हो जाएगी जी। तो सम को हम उसी तरह से लेंगे, सम्यक रूप से। बिल्कुल लेंगे जी, और आ भी है, आपने आ छोड़ दिया, पत्ती अलग कर लेंगे। तो जो संप्रज्ञात, क्षमा कीजिए, समाधि में आया था समाधि, बिल्कुल वैसा ही है, सम्यक रूप से यानी अच्छी प्रकार से, आ यानी आसमंतात, सर्व प्रकारेण, सब प्रकार से, चारों ओर से, पत्ति प्राप्ति यानी सम्यक रूप से, चारों ओर से, हर ओर से, जहां कुछ छूटता ही नहीं है वो पूरी प्राप्ति हो जाती है, इसको कहेंगे समापत्ति। जी जी जी। हाँ जी। तो जब थोड़ा सा मेरे दिमाग में आया था कि ये सम शब्द का थोड़ा सा इसमें उसी तरह से आएगा या नहीं आएगा। हाँ जी बढ़िया। तो जैसे जब हमको किसी चीज का वहां पर साक्षात्कार हो रहा है समापत्ति में, जैसे मान लीजिए स्थूल भूतों का हो रहा है, पृथ्वी तत्व को आधार बना करके वहां पर जीवात्मा साक्षात्कार कर रहा है, तो वो पृथ्वी महाभूत जो है वो चित्त तक जाएगा, उपरक्त होगा, सबसे पहले चित्त उससे जाके जुड़ेगा, फिर समापन्न होगा, पूरा का पूरा स्वरूप उसमें जाके उतर जाएगा चित्त में, और फिर क्या होगा, हमारा चित्त जो है वो पृथ्वी महाभूत के जैसा बिल्कुल भासित होने लगेगा, दिखने लगेगा। तो पृथ्वी महाभूत का कुछ भी हिस्सा बचेगा नहीं जो हमसे छूट जाए, सारा का सारा स्वरूप, सारा का सारा गुण कर्म स्वभाव उसके सब दिख जाएंगे वहां, हमें सब कुछ का बोध हो जाएगा। इसी का नाम है समापत्ति। सम यानी सम्यक रूप से, अच्छी प्रकार से, वहां कोई बाधा नहीं होगी, निर्बाध रूप से होगा। और आ माने सब प्रकारेण, सब प्रकार से होगा, कुछ भी हिस्सा नहीं छूटेगा वहां पर कि जी ये चीज छूट गई, ये तो पता ही नहीं चला पृथ्वी महाभूत के बारे में, इतना तो जान ही नहीं पाया था आत्मा। सम्यक रूपेण आसमंतात सर्व प्रकारेण प्राप्ति, आपत्ति प्राप्ति, प्राप्त हो जाना, इसको कहा समापत्ति। ठीक है जी। सागर जी कुछ कह रहे हैं? आचार्य जी, इसी को समापत्ति जब प्राप्त हो जाती है जी, तो इसी को हम असंप्रज्ञात समाधि भी कह सकते हैं? नहीं, असंप्रज्ञात तो इसके अब बाद में आएगी, ये तो संप्रज्ञात में होता ही है। सॉरी, मतलब इसको संप्रज्ञात समाधि भी कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, या ऐसा कहेंगे कि संप्रज्ञात समाधि में समापत्ति हो रही है। जी जी। हाँ, ये वाक्य सबसे सटीक है इसके लिए, संप्रज्ञात समाधि में ये समापत्ति चल रही है भीतर। जी 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 जी, धन्यवाद। हाँ जी ठीक है। सागर जी कुछ कह रहे हैं क्या?
जी जी भैया, मैं भी है ना ये आपत्ति शब्द कल कक्षा में किसी कारण से जुड़ नहीं सका था, हाँ तो थोड़ा सा शब्द खटक रहा था, मगर अभी ऐसे ही बस बताने के लिए हाथ हैंड राइज किया था। हाँ जी हम इस आपत्ति शब्द से मैंने एक चीज और जानी, जो हम एक शब्द चलता था अर्थापत्ति, हाँ जी जो हमें की पढ़ाई करती थी, तो क्या हम उसको इससे रिलेट कर सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं बिल्कुल। अर्थापत्ति शब्द, अर्थापत्ति एक प्रमाण भी प्रमाण होता है, क्या होता है तनिक रुकिए। अ, प्रमाण ही होता है आचार्य जी। तनिक रुकिए, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। आसपास के प्रमाण क्या है? हाँ, अर्थापत्ति एक प्रमाण है। जी आचार्य जी। हाँ, तो सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद ने वो 8 प्रमाण लिखे हैं ना, तो उसमें अर्थापत्ति एक प्रमाण है। अर्थ लगा करके हम वहां से आपत्ति करते हैं, तो ले सकते हैं सागर जी जो कह रहे हैं आपत्ति। लेकिन आपत्ति एक सेंस में और चलता है। आपत्ति शब्द वो कहाँ चलता है कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से कोई बात बोली, अपनी कोई बात रखी आप सब लोगों के सामने शुरुआत के रूप में। अब मैंने कहा आपसे कि यदि आप में से किसी को कोई आपत्ति हो तो फिर अपनी बात रखिए, नहीं तो फिर मेरी बात को स्वीकार कीजिए। आपत्ति नहीं जी, मेरी एक आपत्ति है, मैं एक आपत्ति जता रहा हूँ। तो आपत्ति को सामान्य रूप से व्यवहारिक जीवन में एक विरोध जैसी कोई भावना हो किसी के मन में, मेरी बात से किसी की बात मेल ना खाती हो, मेरे विचार से किसी का विचार मेल ना खाता हो, तो वो जब विपरीत में आकर के, विरोध में आकर के प्रतिकार में अपनी बात रखता है, तो उसको वहाँ आपत्ति के सेंस में लिया जाता है। ऐसे तो देखते हैं ना कि नहीं जी, मुझे आपकी बात से आपत्ति हो रही है। अच्छा, आपको आपत्ति तो नहीं है मेरी किसी बात से, ऐसा कहा जाता है। तो वहां भी आपत्ति शब्द इस रूप में चलता है, लेकिन उसको नहीं लेंगे यहाँ। यहाँ तो समापत्ति सम्यक रूप से, भली अच्छी प्रकार से, भरपूर मात्रा में, क्वालिटी भी जहाँ बहुत अच्छी है, क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है, और प्राप्ति हो रही है, बोध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, उसका नाम है समापत्ति। तो हमारे 41 सूत्र पूरे हो गए हैं। 42वां सूत्र इस समापत्ति के प्रकार को लेकर के है। आचार्य जी क्षमा चाहता हूँ। जी बताइए। आपने कल एक वो बताया था कि परसों की कक्षा के बाद में आपकी और सागर भैया की कुछ वार्ता हुई थी जी। उसमें आपने कहा था कि इसको मैं कक्षा के बाद में बताऊंगा, तो उसको कुछ बताएंगे क्या? नहीं, वो तो बता दिया था कल ही। वो कक्षा नहीं, कल कक्षा के चलते चलते ही बता दिया था जी। बात क्या थी अभी थोड़ा तो सा दोहराने का, थोड़ा सा दोहरा देंगे क्या? हाँ जी, हाँ जी। सागर जी कुछ याद दिलाएंगे, वो बात क्या थी जो आपने परसों अंत में पूछी थी? जी जी जी। मैंने है ना आपसे प्रश्न किया था, वो अंतिम वाला ही प्रश्न था, जिसमें मैंने प्रश्न किया था गृहस्थी का, कि पुरुष यानी कि पुरुष आत्मा चित्त, जो पुरुष के साथ जुड़ता है, आत्मा से संबंधित ज्ञान, चित्त से संबंधित ज्ञान उसके पास आ जाता है। यानी कि मैंने इसमें कंफ्यूजन बताई थी कि भैया इसमें यानी कि चित्त आत्मा को देखता है या आत्मा चित्त को देखता है? हाँ हाँ हाँ। तो फिर आप दर्पण वाला उदाहरण देता, बड़ा सुंदर सा। हाँ जी, हाँ जी। तो यही था मैंने, और ये कल मैंने कक्षा में चलते चलते ही कल रख दिया था शुरू में ही, जब यहाँ ग्रहित्री, ये देखिए, तथा ग्रहित्री पुरुषालंबनोप्रक्तम ग्रहित्री पुरुष समापन्नम ग्रहित्री पुरुष स्वरूपाकारेण निर्भासते, यही उदाहरण रख दिया था दर्पण वाला, जो सागर जी ने सबसे अंत में परसों चर्चा की थी। तो मैंने ऐसा कल कहा ही नहीं था कि कक्षा के अंत में देखेंगे, मैंने कहा था कि आज इस विषय को भी हम समझेंगे, और फिर यहाँ तक आते आते हमने उसको देख लिया था दर्पण वाला उदाहरण रख के। ठीक है श्रीमान जी? जी धन्यवाद आचार्य। हाँ जी ठीक है। बस देखिए सूत्र देख लेते हैं आज जल्दी से, और फिर इसका व्यास भाष्य कल आराम से देखेंगे हम। अब समापत्ति के प्रकार बताए जाएंगे। समाधि के प्रकार तो हमने पहले देखे थे कि संप्रज्ञात समाधि के प्रकार होते हैं वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। आप उनको याद रखिए, वहां से अभी नहीं जोड़ना सीधे सीधे कि जी वो ही हैं कोई और हैं, उनको बाद में चर्चा उन पे करेंगे जब ये सारे प्रकार हो जाएंगे। 4 प्रकार आएंगे: सवितर्का, निर्वितर्का, सविचार और निर्विचार। ये 4 शब्द आपके लिए अब नए हैं, और ये किसके प्रकार हैं? समापत्ति के प्रकार। समापत्ति क्या है? जिसको अभी हमने कल और आज में देखा है।
समापत्ति क्या है? चित्त में आकर के कोई वस्तु उपरक्त होती है, जुड़ती है, फिर प्राप्त होती है और फिर चित्त हमारा उसी के जैसा दिखने लगता है, आत्मा को बोध हो जाता है, इसको समापत्ति कहते हैं। अब इसी समापत्ति के 4 प्रकार हैं। तो पहला प्रकार है सवितर्का, सवितर्का समापत्ति ही। उसके लिए 42वां सूत्र दिया, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्ति ही। तत्र वहां पर कहां पर? जो ये पीछे समापत्ति बताई गई उन समापत्तियों में, सारी जितनी समापत्तियां होंगी 4 प्रकार की समापत्तियों में पहली समापत्ति सवितर्क समापत्ति है। तो उसके बारे में क्या कह रहे हैं? शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा। 3 चीजें हैं यहां पर देखिए, एक तो शब्द, दूसरा अर्थ और तीसरा ज्ञान। और विकल्पैः का मतलब है इनके भेद से, यानी ये तीनों चीजें आती हैं, तीनों चीजों का मिला जुला रूप रहता है। उसके लिए एक शब्द आया संकीर्णा। संकीर्ण का मतलब होता है मिश्रित रूप से। जब हम समापत्ति कर रहे होते हैं, जब हमारे चित्त से इन सब चीजों का बोध हो रहा होता है, तो 3 चीजों का भेद होता है, 3 चीजें विकल्प में होती हैं। क्या क्या होती हैं? एक तो वहां शब्द होता है, एक अर्थ होता है और उस वस्तु का वहां पर ज्ञान होता है। तो देखिए मैं इसको लिख के बता देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहली चीज होती है शब्द, दूसरा होता है अर्थ और तीसरा होता है उस वस्तु का ज्ञान। तो एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए गाय, मैंने बोला गाय, ये तो हो गया शब्द, ये लिख दिया। अब गाय एक साक्षात सामने खड़ी हुई है, पिंड के रूप में, शरीर के रूप में मेरे एकदम सामने है, वो हो गया अर्थ। क्योंकि अर्थ का मतलब होता है वस्तु। हम पीछे देख के आए हैं, जो योग दर्शन पहले से पढ़ रहे हैं, हमने देखा था अर्थ का मतलब क्या होता है? वस्तु। तो जो गाय मेरे सामने खड़ी हुई है, जिसकी एक पूंछ है, 4 टांगे हैं, पूरा एक मुख है, पूरा पेट है, पूरा एक शरीर लिए हुए है, वो हो गया अर्थ। और ज्ञान का मतलब होता है जो उसको देख करके बोध होता है, या उसको सोच करके, उसकी याद करके जो मेरे भीतर एक वृत्ति बनती है, बोध बनता है, उसको ज्ञान बोलते हैं। गाय कैसी है, गाय क्या क्या करती है, गाय के गुण कर्म स्वभाव क्या होते हैं, उसका अपनी विशेषताएं क्या हैं, ये जो भीतर वृत्ति के रूप में चलता है उसको बोलेंगे ज्ञान। तो समापत्ति के भीतर ये तीनों चीजें मिश्रित रूप में होती हैं। यहाँ देखिए संकीर्ण शब्द का मतलब है मिश्रित रूप में होती हैं। तीनों दिखने में तो अलग अलग लगेंगी कि शब्द अलग है, अर्थ अलग है, ज्ञान अलग है, लेकिन वहां मिली जुली होती हैं तीनों चीजें समापत्ति में। इस प्रकार की जो मिली जुली हुई शब्द, अर्थ और ज्ञान वाली समापत्ति होती है, उसी का नाम होता है सवितर्का समापत्ति। इतनी सी बात है। मैं आपसे पूछूंगा प्रश्न क्या होगा आपसे परीक्षा में, या कैसे भी कोई भी पूछ ले आपसे कि सवितर्का समापत्ति क्या होती है, तो उत्तर क्या देंगे कि जहां शब्द, अर्थ और उस वस्तु का ज्ञान मिले जुले रहते हैं, बोध भी हो रहा है, शब्द भी पता चल रहा है और सामने वो वस्तु भी उपस्थित है, प्रत्यक्ष हो रहा है उसका, इसका नाम है सवितर्का समापत्ति। तो ये तो मैंने जो गाय का उदाहरण दिया, ये तो लौकिक जीवन का उदाहरण दिया। पहले इसी उदाहरण को थोड़ा और स्पष्ट कर लेते हैं और फिर समापत्ति में भीतर जाके देखेंगे होता क्या है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये आचार्य जी उसका थोड़ा रिपीट कर देंगे, जो समापत्ति किसे कहते हैं, जो जहाँ शब्द, अर्थ और उस वस्तु का ज्ञान मिले जुले रहता है। हाँ बिल्कुल आ जाएगा समझ में। अभी तो मैं बार बार बोलूंगा, कल भी चलेगा ये विषय, बार बार बोला जाएगा, चिंता मत कीजिए। तो अभी पहले इसी लौकिक उदाहरण को देखते हैं। लौकिक जीवन में भी समापत्ति, ये सवितर्क समापत्ति दिखती है हमको थोड़ी थोड़ी। कैसे? मैंने बोला गाय, एक शब्द बोल दिया, आप लोगों को सुनने में आ गया। शब्द के अपने धर्म होते हैं, शब्द की अपनी विशेषता होती है कि वो ह्रस्व हो सकता है, दीर्घ हो सकता है, प्लुत हो सकता है, स्वरित हो सकता है, या शब्द के जितने भी अपने स्वरूप होते हैं, कानों से सुना जाता है, मुंह से बोला जाता है, ये शब्द की अपनी विशेषताएं हैं। अर्थ की क्या विशेषता है कि जिस वस्तु को देखा जा रहा है, जिस वस्तु को जाना जा रहा है, उस वस्तु का कोई आकार हो सकता है। जैसे गाय का अपने एक आकार होता है, गाय का अपना एक भार है, पिंड है, या गाय की अपनी विशेषताएं हैं, वो शब्द से बिल्कुल अलग होती हैं। शब्द तो मुख से कहा जाता है,
कान से सुना जाता है या आंखों से देख लिया जाता है यदि कहीं पे लिखा हुआ है तो। लेकिन गाय जो है उसका अपना एक आकार होता है, उसको देखा भी जा सकता है, छुआ जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, या उसके साथ और भी बहुत सारे व्यवहार किए जा सकते हैं जो शब्द के साथ नहीं किए जा सकते। दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, शब्द अलग है और वो वस्तु अलग है। और तीसरी चीज है उनका ज्ञान, बोध होना, ये बिल्कुल अलग है इन तीनों से। ये दोनों चीजें तो मूर्त रूप में भी होती हैं। मूर्त रूप में मतलब जिसको प्रकट किया जा सकता है, जिसका स्पष्टीकरण दिया जाए, जिसको अभिव्यक्त किया जाए। सामने गाय दिखती भी है, गाय नाम का शब्द सुनने में भी आता है, लेकिन ज्ञान जो होता है वो अमूर्त होता है। सीधे सीधे हमको ना आंखों से दिखेगा ना कानों से पकड़ में आएगा, क्योंकि ज्ञान तो एक वृत्ति के रूप में भीतर होता है हमारे। गाय ऐसी होती है, गाय दूध देती है, गाय बड़ी सीधी होती है, गाय बहुत सारे रंगों की होती है, तो ये बहुत सारा ज्ञान हमारे भीतर होता है। ये तीसरी चीज हो गई। तो ये जैसे ही गाय बोला गया तो गाय दिखती भी है सामने, गाय का शब्द भी है, गाय का बोध भी हो जाता है हमको कि दूध देती है, बच्चे होते हैं इसके, प्रजनन करती है, इतने बड़ी होती है, ऐसी ऐसी बहुत सारी ज्ञान उसका हो जाता है। ये तो हो गया लौकिक जीवन का उदाहरण सवितर्क समापत्ति का। लेकिन सवितर्क समापत्ति जो समाधि वाली स्थिति है उसमें क्या होता है, तो जो अभी हम पीछे देख के आए हैं कि जब हमारे चित्त से कोई वस्तु जुड़ती है, चाहे वो ग्राह्य हो, ग्रहण हो या ग्रहित्री हो। जैसे उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, ये हो गया हमारा चित्त, और इससे कोई वस्तु आके जुड़ी, मान लीजिए कोई सूक्ष्म भूत जुड़ा, तो एक तो सूक्ष्म भूत का अपना शब्द हो गया कि मान लीजिए वो रस है, रस भी तो एक सूक्ष्म भूत होता है। मैंने बोला रस, ये एक शब्द हो गया, और उस रस का अपना एक स्वरूप भी दिखेगा भीतर कि रस होता कैसा है, रस का आकार कैसा है, प्रकार कैसा है, रस की अपनी स्थिति कैसी है, वो जो भी है उसका सब कुछ वहां पर स्वरूप दिखेगा, प्रत्यक्ष होगा। साथ में बोध होगा, ज्ञान होगा कि रस की स्थितियां क्या हैं। हमारे भीतर एक बोध की स्थिति बनेगी, चित्त के भीतर भी और आत्मा के भीतर भी। ये तीनों चीजें मिली जुली रहेंगी, दिखने में लगेंगी कि ये विभक्त हैं, अलग अलग हैं तीनों चीजें, शब्द, अर्थ और ज्ञान, लेकिन वहां तीनों चीजें मिश्रित रूप में हमको बोध होता है। ये सवितर्क समापत्ति के अंतर्गत आता है। अब कुछ भी लगा लीजिए, चाहे सूक्ष्म भूत थे, चाहे स्थूल भूत हैं, इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार हैं, पुरुष है यानी आत्मा है, सबके साथ यही होता है। एक तो आत्मा अपने आप में शब्द हो गया, एक हो गया आत्मा अपने आप में जो पूरा एक अणु स्वरूप आत्मा है, जो अपने आप में एक पूरी वस्तु है आत्मा के रूप में, वो भी वहां सामने आएगी समापत्ति में। और उसका ज्ञान, आत्मा होता कैसा है, आत्मा को अपने होने का आभास होगा, पूरी प्रतीति होगी, पूरा बोध होगा उसको अपने होने का। समापत्ति में ये तीनों चीजें मिश्रित होती हैं, संकीर्णा। हाँ, ये शब्द है ना संकीर्णा, यानी संकीर्ण रूप से रहती हैं, मिश्रित, मिली जुली हुई। अभी तो केवल सूत्र का अर्थ बताया है आपको। जब ये कल यहाँ पर हम व्यास भाष्य देखेंगे तो इसमें बातें विस्तार से करेंगे और उदाहरणों से समझने का प्रयास करेंगे। आज का विषय इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की कक्षा में। आप सभी को सादर प्रणाम।